Hello students, I am Pradeep sir and we are studying UG level foundation course second year English language and Indian culture FC second. We were studying unit first in which we have completed chapter number first Daffodils by Wordsworth, chapter second Bengal Sailors by Sarojini Naidu, and today we will study chapter number 3 from the unit first, which is titled Patriotism Beyond Politics and Religion by APJ Abdul Kalam. So, we will discuss Kalam's biography first. APJ Abdul Kalam was born on October 15, 1931 in Rameswaram, Tamil Nadu, India. अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम में तमिलनाडु राज्य में भारत में हुआ. He was a renowned scientist and engineer often referred to as the missile man of India. ये बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट एंड इंजीनियर रहे इंडिया के और इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है. Kalam played a crucial role in the development of India's ballistic missile and nuclear weapons program. एपीजे अब्दुल कलाम ने एज बीइंग अ साइंटिस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है डेवलपमेंट में इंडिया की बैलिस्टिक मिसाइल्स के, साथ ही न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम में भी. He served as the 11th president of India from 2002 to 2007, becoming the first scientist to hold the prestigious position. अब्दुल कलाम जी ने भारत के 11th मतलब 11वें राष्ट्रपति के रूप में 2002 से 2007 तक कार्य किया और साथ ही वो पहले साइंटिस्ट बने जिन्होंने प्रेसिडेंट के पद पर पहुंचे. कलाम was known for his humble and down to earth personality, often interacting with students and inspiring them to pursue careers in science and technology. कलाम का बिहेवियर बहुत ही हम्बल एंड डाउन टू अर्थ था एंड उन्हें जनरली जाना जाता था कि वो स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते थे और उन्हें इंस्पायर करते थे साइंस एंड टेक एज वेल एज लाइफ में जो उन्हें गाइडेंस देना चाहिए उन सब के प्रति. ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट फॉर एजुकेशन एंड बिलीव्ड दैट इट वॉज द की टू ओवरकमिंग पॉवर्टी एंड ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ डेवलप्ड नेशन. वे शिक्षा के पक्षधर रहे हैं और हमेशा से उनका ये मानना है कि अगर किसी देश को पॉवर्टी या फिर विकसित होना है तो वहां का एजुकेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए. He was a very instrumental in the Pokhran second nuclear test after a big gap of time since Pokhran first in 1974. So पोखरण सेकेंड जो कि भारत का परमाणु अभियान था और जिसमें परमाणु शक्ति की ओर बढ़ रहा था भारत, तो वो जो टेस्ट हुआ परमाणु उसमें पोखरण सेकेंड में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. और आपको इनके ईयर याद रखना है. पोखरण फर्स्ट कब हुआ था? 1974 में. कलाम became the project leader of India's indigenous satellite launch vehicle SLV at ISRO. His biggest achievement was SLV-3 in June 1972. एपीजे अब्दुल कलाम इसरो द्वारा, इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के प्रोजेक्ट लीडर भी रहे और उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी SLV-3 जो कि जून 1972 में लॉन्च हुआ. कलाम रिसीव्ड numerous awards and honors throughout his career and including the Bharat Ratna, India's highest civilian award in 1997. इनको अपने करियर के दौरान बहुत से अवार्ड प्राप्त हुए जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत का सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड जो कि भारत रत्न इनको मिला 1997 में.
तो ईयर ये आपको याद रखना है, 1997 में भारत रत्न मिला डॉक्टर कलाम को। He authored several books including his autobiography Wings of Fire in 1999 and Ignited Minds, which became popular among readers of all ages. इन्होंने बहुत सी बुक लिखे, बट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने लिखी अपनी एक आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर, और ये पब्लिश हुई 1999 में। साथ ही इनका एक इम्पोर्टेंट वर्क है इग्नाइटेड माइंड्स, जो कि बाद में पॉपुलर हुआ। ही वॉज वेरी, यहाँ पर बता दिया गया है कि ये जो न्यूक्लियर था टेस्ट पोखरण फर्स्ट का, ये 1974 में हुआ है। कलाम पास्ड अवे ऑन जुलाई 27, 2015। 27 जुलाई 2015 को इनकी डेथ हो गई, और इनका डेथ का कारण आपको याद रखना है कैसे हुई। वाइल डिलीवरिंग अ लेक्चर एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इन शिलोंग, जब ये IIM शिलोंग में एक लेक्चर ले रहे थे, तब इनकी अचानक डेथ हो गई। अब पढ़ते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखा गया ऐसे पेट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजियन। इस शीर्षक का अर्थ है पेट्रियोटिज्म मीन्स देशभक्ति, बियॉन्ड के परे, पॉलिटिक्स राजनीति, एंड रिलीजियन धर्म। तो जो धर्म है वो राजनीति और धर्म, सॉरी, जो देशभक्ति है पेट्रियोटिज्म, वो राजनीति और धर्म से परे है। ऐसे को स्टार्ट करते हैं। ऐसे जो है वो स्वामी विवेकानंद जी के एक कोट से स्टार्ट होता है, जो कि है आई डू नॉट केयर फॉर लिबरेशन, आई वुड रेदर गो टू 100,000 हेल्स डूइंग गुड टू अदर्स लाइक द स्प्रिंग, दिस इज माई रिलीजियन। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि आई डू नॉट केयर फॉर लिबरेशन, मुझे आजादी या मुक्ति की कोई परवाह नहीं। आई वुड रेदर गो टू 100,000 हेल्स डूइंग गुड टू अदर्स लाइक द स्प्रिंग, दिस इज माई रिलीजियन। मुझे आजादी की परवाह नहीं, मैं सैकड़ों हजारों नर्क जाना प्रीफर करूंगा, डूइंग गुड टू अदर्स साइलेंटली, और लोगों के लिए अच्छे काम करूंगा साइलेंटली, लाइक द स्प्रिंग, जैसे कि बसंत ऋतु करती है, और दिस इज माई रिलीजियन, और ये मेरा धर्म है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मुझे आजादी से की कोई परवाह नहीं, बजाय मैं क्या करना चाहूंगा, मुझे सैकड़ों हजारों नर्क पसंद होंगे अगर वो मुझे किसी की मदद कर कर, किसी के प्रति अच्छाई कर कर, किसी का अच्छा कर कर मिले, जैसे कि बसंत ऋतु सभी का अच्छा करती है, और ये मेरा धर्म है। Walking has been an essential part of my life. Wherever I go, I make it a point to walk 5 kilometers in the morning. अब यहां से कलाम जी का ऐसे स्टार्ट होता है। कलाम जी कहते हैं कि वॉकिंग हैज बीन एन इसेंशियल पार्ट ऑफ माई लाइफ, कि वॉकिंग जो है, वॉकिंग मीन्स चलना, ये मेरी लाइफ का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। Whenever I go, I make it point to walk 5 kilometers in the morning. मैं जब भी गया हूं, चाहे कहीं भी रहूं, ये मेरी लाइफ का हिस्सा रहा है कि मैं हर सुबह 5 किलोमीटर चलता हूं पैदल। I am particularly attached to seeing the beauty of the sunrise and the light that precedes its arrival, and my ears are tuned to the songs that birds sing to welcome the dawning of a new day on this planet. कलाम जी को सुबह का उगता सूर्य देखना बहुत ही ज्यादा पसंद है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होता है, और जो उससे लाइट आती है, और जो मॉर्निंग टाइम में उनके कानों में पक्षियों के सॉन्ग, उनके चहचहाट की आवाज आती है, वो सब उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद है। Each time I experience this
phenomena, the cool breeze and the singing of the birds and the arrival of the sun. मैं हमेशा प्रत्येक टाइम ये देखता हूँ, क्या-क्या चीजें देखता हूँ? दिस फिनोमिना मतलब ये परिदृश्य देखता हूँ, है ना? ठंडी हवा का चलना, कूल ब्रीज, ब्रीज मतलब होता है ऐसी हवा जो मंद गति से चल रही हो। तो ठंडी हवा का चलना, पक्षियों का गाना और साथ ही सूर्य को उगते हुए देखना। तो जब भी मैं ये सब देखता हूँ, आई फील्ड विथ ऑ एट हाउ नेचर ब्रिंग्स टुगेदर ऑल द एलिमेंट्स। तो मुझे ये आश्चर्य होने लगता है कि कैसे नेचर सभी प्रकार के तत्वों, सभी प्रकार के एलिमेंट्स को साथ में लेकर चलती है एंड गो इनटू मेकिंग दिस मोमेंट पॉसिबल एंड फील थैंकफुल टू गॉड। और तब जाकर ये इतना ब्यूटीफुल सा परिदृश्य हमारे सामने बनता है और इस सीन के लिए, इस फिनोमेना के लिए मैं गॉड का गॉड को थैंकफुल या फिर आभार प्रदर्शित करता हूँ। I have been fortunate in my work has taken me to very many beautiful places that opened up my mind to the cosmic reality. अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मैं अपने वर्क में बहुत ही भाग्यशाली रहा क्योंकि ये जो साइंटिस्ट थे और इनको दूसरी दूसरी साइट्स पर जाकर रिसर्च करनी होती थी, तो वैसे ही मैं कई जगह पर जाकर कई नेचर के ब्यूटीफुल प्लेसेस के साथ रह पाया अपना काम करते हुए और इस कॉस्मिक रियलिटी जो ब्रह्मांड से रिलेटेड सच्चाई है, वास्तविकता है, उनको जान पाया। वन सच वॉज चांदीपुर इन ओडिशा। और ऐसा ही एक ब्यूटीफुल प्लेस, वर्क प्लेस था मेरा चांदीपुर, जो कि उड़ीसा में है। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड, चांदीपुर कहाँ पर है? उड़ीसा में। From Kolkata, that the distance to Balasore is around 234 kilometer and Chandipur is 16 from the town. ये बालासोर जगह की बात की जा रही है कि कोलकाता से बालासोर की दूरी कितनी है? 234 किलोमीटर। और वहां से मीन्स बालासोर से चांदीपुर है 16 किलोमीटर। तो ये आपको याद रखना है। चांदीपुर की दूरी कितनी है बालासोर से? 16 km। The name means the adobe of the goddess चंडी और दुर्गा। मीन्स ये जो नाम है चंडीपुर, ये जो है हमारी दुर्गा माता के नाम से लिया गया है, जिसमें हम बोलते हैं चंडी या फिर दुर्गा जी। द बीच हियर इज श्योरली अमंग द फाइनेस्ट इन द इंडिया। और यहाँ पर जो बीच है, बीच मीन्स फ्रेंड्स समुद्र के साइड में जो रेतीला किनारा होता है उसको बीच बोला जाता है। वो बहुत ही इंडिया के सबसे अच्छे बीच में से हैं। At low tide, the water recedes 3 km. At the tide follows their rhythmic cycle. जब यहाँ पर लो टाइड आता है, मतलब लो लहरें जब चलती है, तो कम से कम ये 3 किलोमीटर का दायरा कवर करती है एक रिदमिक साइकिल में। मतलब ये जो चक्र है इसका बार बार चलते रहता है कि लहरें 3 किलोमीटर तक आ रही हैं फिर वापस जा रही है। द लोनली बीच, द whispering of tamarisk trees and the cool breeze create a feeling of extraordinary calm. I used to walk on the beach to the mouth of the river स्वर्ण रेखा। अब यहाँ पर जो है टेमरिस्क के पेड़ हैं और साथ में ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अभी मैंने ब्रिज की मीनिंग बताया था जिसका मतलब होता है मंद हवा। क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम। और ये जो है मंद हवा और ये टेमरिस्क के पेड़, ये बहुत ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कामनेस दे रहे हैं, मन को शांति प्रदान करते हैं ये फीलिंग। एंड आई यूज टू वॉक ऑन द बीच ऑन द माउथ ऑफ द रिवर स्वर्ण रेखा। और कभी एपीजे अब्दुल कलाम बोल रहे हैं कि मैं किस नदी के बीच पर चला करता था? वो नदी है स्वर्ण रेखा नदी। The rivers washed, spread, and the bewitching, ceaseless ripples of its water were hypnotic in their effect, and it was feeling as close to bliss as I have ever felt. तो नदी का जो बहुत ही चौड़ा सा किनारा है, वहां पर जो वाटर है मतलब पानी के आने जाना, उसके बहने की आवाजें और
जो परिदृश्य है ये बहुत ही एक हिप्नोटिक इफेक्ट दे रहे हैं। हिप्नोटिक इफेक्ट मीन्स जिसको हम देख के हिप्नोटाइज हो जाते हैं, अपना बेसिकली कॉन्शियसनेस थोड़ा सा खो देते हैं, वो होता है हिप्नोटिक। ठीक है। सो जब वो इस रिवर के बीच की जो सुंदरता देखते हैं तो वो हिप्नोटाइज हो जाते हैं। एंड इट वॉज अ फीलिंग एज क्लोज टू ब्लिस एज आई हैव एवर फेल्ट। और ये जो फीलिंग है रिवर की सुंदरता को देखकर हिप्नोटाइज होना, ये किसी परमानंद से कम नहीं है। ब्लिस मतलब एक्सट्रीम हैप्पीनेस आप कह सकते हैं। वी स्टार्टेड टेस्ट फायरिंग our missiles from the Sriharikota range of ISRO but needed our own missile test range। अब ये अपने साइंटिफिक टेस्ट पर आ जाते हैं कि हमने जो है श्रीहरिकोटा, याद रखना है आपको, श्रीहरिकोटा रेंज जो कि इसरो की है, वहां से अपने मिसाइल टेस्टिंग चालू किए। बट कलाम कहते हैं कि हमको अपनी भी मिसाइल टेस्ट रेंज चाहिए थी। द इंटरिम टेस्ट रेंज ITR was established in 1989। बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है, आपको याद रखना, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि ये जो इंटरिम टेस्ट रेंज है ये कब इस्टेब्लिश हुआ, 1990 में। और साथ में ये ITR का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, क्या है, द द को आप भूल जाइए, इंटरिम टेस्ट रेंज, एज डेडिकेटेड रेंज फॉर लॉन्चिंग मिसाइल्स, रॉकेट्स एंड फ्लाइट टेस्ट व्हीकल्स। और ये जो ITR थी डेडिकेटेड थी मुख्य रूप से ये मिसाइल लॉन्चिंग के लिए, रॉकेट लॉन्चिंग के लिए और फ्लाइट टेस्ट टेस्ट करने के लिए ही बनाई गई थी। अ नंबर ऑफ मिसाइल्स ऑफ डिफरेंट क्लास इंक्लूडिंग मल्टी रोल त्रिशूल, मल्टी टारगेट केपेबल आकाश एंड द एंटी टैंक नाग मिसाइल एंड द सरफेस टू सरफेस मिसाइल पृथ्वी एंड लॉन्ग रेंज टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर अग्नि हैव बीन टेस्ट फायर फ्रॉम द ITR। अब ये जो ITR इनका टेस्ट रेंज है जहां से टेस्टिंग करते हैं, वहां पर इन्होंने कौन कौन सी मिसाइल्स को टेस्ट किया, मल्टी रोल त्रिशूल। तो आपको ये जो इनके सामने वर्ड दिए हैं, जो इनकी स्पेसिफिकेशन है बेसिकली उसको याद रखना है। मल्टी रोल त्रिशूल जो कि घूम घूम कर जाती है बेसिकली। मल्टी टारगेट केपेबल आकाश, आकाश मिसाइल जो कि एक ही बार में अलग अलग टारगेट्स को भेज सकती है। द एंटी टैंक नाग मिसाइल, नाग मिसाइल क्या है, ये टैंक विरोधी है, मतलब ये टैंक का विनाश करती है। एंड द सरफेस टू सरफेस मिसाइल पृथ्वी, और ये जो पृथ्वी मिसाइल है ये सरफेस टू सरफेस वॉर करती है, जमीन से जमीन पे वॉर करने वाली मिसाइल है। एंड द लॉन्ग रेंज, और जो लंबी दूरी में पर मार करने वाली कौन सी, अग्नि मिसाइल। ये सभी ITR से टेस्ट की गई। ब्रह्मोस द इंडो रशियन जॉइंट वेंचर सेट अप टू डेवलप सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हैज बीन टेस्टेड एट दिस रेंज। अब ब्रह्मोस मिसाइल जो कि इंडो रशियन मतलब इंडिया ने रसिया के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया। और ये जो है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक मीन्स जो कि आवाज की गति को भी बीट कर दे। और ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो भी इसी ITR रेंज से टेस्ट की गई। द ITR हैज आल्सो सपोर्टेड अ नंबर ऑफ अदर मिशन सच एज टेस्टिंग ऑफ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स पिनाका एंड द पायलटलेस एयरक्राफ्ट लक्ष्य। तो आपको ये याद रखना कि ITR से और भी दूसरे बहुत से काम किए गए, जैसे कि मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका, जो हमारे पास रॉकेट लॉन्चर है उसका नाम है पिनाका। और साथ में जो लक्ष्य है ये एयरक्राफ्ट है जो कि पायलटलेस है, ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट। तो ये सब भी यहाँ पर टेस्ट किए गए। The ITR has also been made capable of testing airborne weapons and system with the help of sophisticated instrumentation। अब ITR से ना सिर्फ ये मिसाइलें और व्हीकल्स बट साथ ही एयरबॉर्न वेपन्स भी यूज किए जाते हैं, टेस्ट किए जाते हैं। थ्रस्ट एरियाज इंक्लूड ट्रैकिंग लॉन्ग रेंज मिसाइल, एयर डिफेंस मिसाइल, और इन बहुत सारी चीजें ITR से होती है टेस्ट, जैसे कि ट्रैकिंग लॉन्ग लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है लंबी दूरी वाली मिसाइल, उनको ट्रैक करने वाली चीजें है ना। एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ये भी यहाँ से टेस्ट की जाती हैं। साथ में वेपन सिस्टम डिलीवर्ड बाय द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, लड़ाकू विमान, इनके द्वारा जो वेपन सिस्टम होता है इनके पास वो भी टेस्ट किया जाता है। मल्टी टारगेट वेपन सिस्टम एंड हाई एक्सेलरेशन मैन्योवरेबल मिसाइल्स। ठीक है, तो ये इतनी सारी अलग अलग टाइप के मिसाइल्स एंड एयरक्राफ्ट एंड
व्हीकल्स वगैरह यहाँ पर टेस्ट किए जाते हैं आईटीआर में। The ITR extends 17 kilometers along the sea coast where a number of tracking instruments have been deployed along the flight path of the test vehicles. अब ये जो ITR है इसका क्षेत्र फिर 17 किलोमीटर तक बढ़ाया गया। तो ये आपको याद रखना है, ITR का क्षेत्र कितना बढ़ाया गया बाद में, 17 किलोमीटर तक। और इसमें सी कोस्ट भी आ गया, मतलब समुद्र का किनारा। और यहाँ से बहुत सी चीजों को डिप्लॉय करना पड़ा, हटाना पड़ा। ठीक है, साथ में अब क्या क्या चीजें हटानी पड़ी, यहां तक कि फ्लाइट पाथ, जिसमें जिससे जिस रास्ते से उड़कर, हवाई ट्रैक बेसिकली आप बोल सकते हैं, फ्लाइट उड़ती हैं, उसको भी हटाना पड़ा। एंड सम ऑफ द सिग्निफिकेंट टेस्ट फैसिलिटीज एट द आईटीआर आर। अब यहाँ पर जो और भी सुविधाएं थी आईटीआर में, वो क्या क्या है थी देख लेते हैं। अ मोबाइल एंड फिक्स्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम, मोबाइल एस बैंड ट्रैकिंग रडार, फिक्स्ड C-band tracking radar, fixed and mobile telemetry system, range computers, photo processing systems, metrological systems and range safety system। तो ये अलग अलग प्रकार के सिस्टम्स आईटीआर से टेस्ट किए जाने लगे। एन एक्सपर्ट सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड फॉर एडिंग सेफ्टी डिसीजंस ड्यूरिंग लॉन्च। और साथ ही कुछ एक्स्ट्रा एक्सपर्ट सिस्टम्स जो कि लॉन्च के दौरान सेफ्टी का ध्यान रखे, वो भी बनाए गए। The ITR is slowly but surely growing into a world class range। ITR जो है धीरे धीरे डेवलप हो रही थी, बट निश्चित ही ये एक विश्व स्तर की टेस्ट रेंज बनकर उभर रही थी। It was a hot and humid midnight sometimes in July 1995। We were going through the result of the fourth consecutive successful flight of Prithvi। People's face were lit up with success। और ये बात है जुलाई 1995 की, जब हम लगातार 4 जो टेस्ट थे पृथ्वी मिसाइल के, वो सक्सेसफुल रहे हमारे। और सभी में सक्सेस, और सभी ने सफलता को देखा। देयर वॉज अ मूड ऑफ सेलिब्रेशन, सभी लोग खुश थे। मोर देन 30 ऑफ अस रिप्रेजेंटिंग 1200 हार्ड वर्किंग टीम मेंबर्स वर पॉन्डरिंग ओवर द क्वेश्चन व्हाट नेक्स्ट। सभी लोग खुश थे। हम में से 30 से भी ज्यादा लोग, और साथ ही 30 से ज्यादा लोग के साथ और कौन थे, 1200 हार्ड वर्किंग टीम हमारे साथ थी। सभी लोग बहुत खुश थे, और वो हम सभी सोच रहे थे कि अब आगे हमें क्या करना है। लेफ्टिनेंट जनरल रमेश खोसला, तो इनका नाम आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसे में आपसे पूछा जा सकता है। डायरेक्टर जनरल आर्टिलरी suggested that the army needed a flight test on a land range with the accuracy of impact at the final destination within 150 meters। This is the called circular error probability, CPE in technical terms। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट रमेश जनरल ने कहा, जो कि डायरेक्टर जनरल आर्टिलरी है, उन्होंने कहा कि आर्मी को क्या चाहिए, एक फ्लाइट टेस्ट चाहिए लैंड रेंज पे, और इसकी एक्यूरेसी जो होना चाहिए फाइनल डेस्टिनेशन में 150 मीटर के अंदर होनी चाहिए। इसे कहा गया सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी। वी ओपन अ जोग्राफिकल मैप ऑफ इंडिया। तो कलाम जी बोल रहे हैं, तो जब लेफ्टिनेंट जनरल रमेश खोसला ने ये हमारे सामने ऑफर रखा कि हमें ये चाहिए, तो हमने क्या किया, एक जोग्राफिकल मैप ओपन कर लिया, इंडिया का भौगोलिक मैप। There were 5 teeny dots at the distance of 70 to 80 km from ITR। तो हमने हमारी जो टेस्ट रेंज थी, इंटरिम टेस्ट रेंज, वहां से 70 से 80 किलोमीटर के अंतर्गत आने वाले एरियाज को मार्क कर लिया, जो कि हमारे पास 5 टीनी डॉट्स थे। बेसिकली 5 एरिया हमने मार्क किया। दीज आर दी व्हीलर आइलैंड्स, और ये जो थी व्हीलर आइलैंड्स थे। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो डॉट्स और ये जो जगह इन्होंने डिसाइड किया आईटीआर से 70 से 80 किलोमीटर दूरी पर, उसका नाम था व्हीलर आइलैंड्स। वी कुड नॉट गो टू द राजस्थान डेजर्ट ऑफ obvious reasons। The Andaman and the Nicobar island are far away। At 2 a.m. we decided the Wheeler Island were the right choice for the missile impact test। तो कलाम जी हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल थे वो बता रहे कि हम राजस्थान जो है, राजस्थान के डेजर्ट पे मीन्स राजस्थान का जो रेगिस्तान है
वहां पर हम कुछ कारणों से नहीं जा पाए, और साथ में जो ये अंडमान निकोबार के आइलैंड थे वो बहुत ही ज्यादा दूर थे। तो 2 बजे रात में हमने ये डिसाइड किया कि जो व्हीलर आइलैंड्स है वो हमारे मिसाइल इम्पैक्ट टेस्ट के लिए बहुत ही सुटेबल रहेगी जगह। एंड नाउ द सर्च फॉर अ सुटेबल आइलैंड स्टार्टेड। अब इन्होंने व्हीलर आइलैंड के आसपास जो है ढूंढना स्टार्ट कर दिया जगह। अ हेलीकॉप्टर वॉज यूज टू सर्वे द एरिया। समवन प्रपोज्ड आस्किंग द फिशरमैन टू गाइड अस टू द आइलैंड्स। तो हेलीकॉप्टर के द्वारा सर्वे किया गया और किसी ने ये एडवाइस दिया कि फिशरमैन वहां के जो लोकल मछुआरे हैं उनसे आप मदद ले सकते हैं, आइलैंड आइलैंड में मार्गदर्शन ले सकते हैं। माई टू कलीग्स सरस्वत एंड सालवान ड्रो टू द प्लेस कॉल्ड धामरा। फ्रॉम धामरा दे हायर्ड अ बोट for the day RS-250 by the time and they reached the island it was almost dark। तो यहाँ पर ये याद रखना है कि कलाम जी के 2 कलीग जो थे साथ में काम करने वाले कौन थे, सरस्वत एंड सालवन। इन्होंने ये जो पहुंचे धामरा जगह पर पहुंचे और धामरा से इन्होंने 150 रुपए में एक बोट को हायर किया, नाव हायर किया, और जहां से फिर वो बोट के थ्रू व्हीलर आइलैंड पहुंचे और ये बहुत ही ज्यादा डार्क एरिया था। Salvan had carried fruits for eating during the journey, but this eventually became their dinner। और सालवन जो है उसने अपने साथ फल रखा था खाने के लिए, ठीक है, जर्नी के यात्रा के दौरान, बट उनको टाइम नहीं मिल पाया और उन्होंने इसे रात पर खाया, ठीक है, रात के टाइम। देर वॉज नो ऑप्शन बट टू स्टे ऑन द आइलैंड। और इनके पास आइलैंड में रुकने के अलावा कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं था। इट वॉज अ ब्यूटिफुल नाइट बट माई फ्रेंड्स नेदर फेमिलियर विद द सी नॉट यूज टू बीइंग मरून्ड ऑन द डेजर्ट आइलैंड। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि कलाम बोलते हैं कि ये बहुत ही सुंदर नाइट थी, बट मेरे साथ जो मेरे कलीग्स थे, मेरे दोस्त थे, ना तो वो इस सी के एरिया से फेमिलियर थे, ना हम सी के एरिया को जानते थे, ना ही जो रेगिस्तान था वहां पर उसे जानते थे। सो स्पेंड इट रेदर fearfully थ्रो दे वॉन्ट कन्फेस इट एंड क्लेम इंस्टेड दैट दे आर एंजॉय इट। और उनको थोड़ा सा डर था इस स्ट्रेंजनेस का, बट भी वो सामने दिखा नहीं रहे थे, वो ऐसा दिखा रहे थे जैसे वो इस कंडीशन को एंजॉय कर रहे हैं। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग दे बिगेन देयर सर्वे ऑफ द आइलैंड विच इज अबाउट 3 km लॉन्ग एंड 80 meters वाइड। और फिर जैसे ही सुबह होती है, कलाम और उनके फ्रेंड्स क्या करते हैं, कलाम के दोनों फ्रेंड्स क्या करते हैं, ये उस आइलैंड का सर्वे करने लगते हैं, एनालिसिस करने लगते हैं। और ये आइलैंड का पूरा एरिया कितना था, याद रखना है आपको, 3 किलोमीटर लॉन्ग और 800 मीटर वाइड, ठीक है, 3 km लंबा और 800 मीटर चौड़ा। So to their surprise, they saw the eastern side of the island, a Bangladesh flag flying atop a tree with hut nearby। और जब वो देखते हैं तो उन्हें एक चीज देखकर बहुत ही आश्चर्य होता है कि कुछ दूर पर एक बांग्लादेश का झंडा किसी ट्री पर लगा हुआ है और वहीं पर एक झोपड़ी है। द आइलैंड वॉज प्रोबेबली frequented by fishermen फ्रॉम द नेबरिंग कंट्री। माई फ्रेंड्स क्विकली रिमूव द फ्लैग। और कलाम जी का मानना है कि शायद जो नेबरिंग कंट्री हमारी बांग्लादेश, वहां के फिशरमैन कुछ यहाँ पर फिशिंग के लिए आते थे और उन्होंने फ्लैग लगाकर यहाँ पर चले गए हैं बांग्लादेश का। तो कलाम के फ्रेंड्स ने जल्दी से उस बांग्लादेश के फ्लैग को पेड़ों से निकाला। Things moved fast thereafter. The district authorities, including forest and environment officer, visited the island. Soon after, I got the defense minister clearance to acquire the island। और इसके बाद हमारे आइलैंड के सर्वेक्षण के बाद चीजें बहुत ही जल्दी जल्दी हुई। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीस आए और फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट के सभी ऑफिसर आए और जल्दी ही हमको डिफेंस मिनिस्टर से क्लियरेंस मिल गया इस आइलैंड को, व्हीलर आइलैंड को एक्वायर करने के लिए, टेस्टिंग के लिए। The formalities were gone through the Orissa government and the forest department to transfer the land। और ये जो फॉर्मेलिटीज थी वो पूरी किसके अंडर पर चल रही थी, ओडिशा गवर्नमेंट के अंतर्गत चल रही थी, के अंडर पर चल रही थी, और वहां के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत। सो आई पर्सनली मेड दी कंसर्न सीनियर ऑफिशियल्स टू मेक द फाइल मूव टू द डेस्क ऑफ द चीफ मिनिस्टर। और कलाम जी कह रहे हैं कि मुझे पर्सनली सीनियर ऑफिसर से मिलना पड़ा ताकि मैं इस प्रोजेक्ट की फाइल को चीफ मिनिस्टर की डेस्क तक कर ले जा सकूं। आई ऑल्सो रॉट अ डिटेल लेटर टू चीफ मिनिस्टर एक्सप्लेनिंग व्हाई वी नीडेड द आइलैंड फॉर डीआरडीओ वर्क, स्पेशली फॉर द यूज रेंज ऑफ एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस। और कलाम जी कहते हैं कि मुझे स्पेशली इस प्रोजेक्ट के लिए एक
लेटर लिखना पड़ा सीएम को कि क्यों डीआरडीओ के लिए ये आइलैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब हम इसे एज अ रेंज फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पस यूज करने वाले हैं। वी हैड ऑलरेडी डन preparatory work before moving the application. There were typical questions about fishing activities in the vicinity and the disturbance that might be caused to turtle migration and above all the cost of the island. और हम कलाम जी कहते हैं कि हम पहले ही बहुत सारे वर्क या फिर जो भी क्वेश्चन सामने आ सकते हैं इस प्रक्रिया में, वो सबकी हम तैयारी कर चुके थे। टिपिकल क्वेश्चंस क्या हो सकते थे कि जैसे कि इस जगह की फिशिंग एक्टिविटीज, जो मछुआरे आएंगे फिशिंग करने के लिए, उनको हम कैसे कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। एंड द डिस्टर्बेंस, जो भी टर्टल का माइग्रेशन, बेसिकली जो कछुए जब माइग्रेट करते हैं, माइग्रेट मीन्स पलायन करते हैं, दूसरे सी में जाते हैं, दूसरी जगह के सी में जाते हैं, तो उनके माइग्रेशन में कोई अड़चन ना आए। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन थे उसकी आंसर की प्रिपरेशन हम पहले ही करके रख चुके थे। एंड विद इन 10 days वी गॉट एन अपॉइंटमेंट फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर। आई हैड हर्ड अ लॉट अबाउट चीफ मिनिस्टर बीजू पटनायक, particularly about his days as a pilot and his friendship with President Sukarno। 10 दिन के अंदर कलाम जी को अपने प्रोजेक्ट के लिए ओडिशा के चीफ मिनिस्टर बीजू पटनायक जी का अपॉइंटमेंट मिल गया। और कलाम जी ने बीजू पटनायक जी के बारे में पहले से ही बहुत सुनकर रखा था, क्योंकि बीजू पटनायक अपने दिनों में पायलट हुआ करते थे, और साथ ही बीजू पटनायक जी की फ्रेंडशिप जो थी वो प्रेसिडेंट सुकर्नो के साथ भी थी। When I entered the chief minister's chamber with Major General KN Singh and Salwan, he welcomed us warmly। और जब हम चीफ मिनिस्टर बीजू पटनायक के चेंबर में गए, है ना, तो कलाम किनके साथ गए? मेजर जनरल केएन सिंह और सलमान के साथ गए, और उन्होंने बहुत ही सहृदय हमारा स्वागत किया। एंड टू मी ही एक्सक्लेम्ड, ओ माय फ्रेंड कलाम, आई हैव फॉलोड योर वर्क फ्रॉम द टाइम ऑफ डॉक्टर साराभाई टू नाउ। उन्होंने मुझसे कहा, मीन्स बीजू पटनायक जी ने कलाम से कहा कि ओ माय फ्रेंड कलाम, मेरे दोस्त कलाम, मैं तुम्हारे वर्क को तब से फॉलो कर रहा हूं जब से कि डॉक्टर विक्रम साराभाई उस साइंटिफिक क्षेत्र में रहे। एंड वॉट एवर यू आस्क आई विल गिव। और उन्होंने एकदम क्लियरली कहा, बीजू पटनायक जी ने, कि तुम्हें जो भी चाहिए रिसर्च के लिए अपनी, वो सभी चीजें मैं तुमको दूंगा। सो इन माई प्रेजेंस साइंड द ओडिशा गवर्नमेंट डिसीजन टू गिव डीआरडीओ ऑल द 4 आइलैंड्स एंड सेट कलाम, आई हैव गिवन द अप्रूवल यू आस्क्ड फॉर। और वहां से बीजू पटनायक जी ने तुरंत ही ओडिशा गवर्नमेंट की तरफ से साइन करते हुए वो जो व्हीलर आइलैंड के चारों डॉट्स है, मतलब चारों हिस्से जो है, वो डीआरडीओ को सौंप दिए। और कहा उन्होंने कि कलाम, मैंने तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है, जो रिक्वेस्ट है, वो उसे अप्रूव कर दिया है। एंड आई नो यू विल यूज इट वेल। और मुझे पता है कि तुम इस जगह का बहुत ही अच्छे से यूज करोगे। योर मिशन द मिसाइल प्रोग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अवर कंट्री। क्योंकि आप लोगों का जो मिशन प्रोग्राम है वो देश के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनीथिंग नीडेड फ्रॉम ओडिशा विल बी योर। और आपको जो भी मदद चाहिए उड़ीसा से, वो सभी चीजें आपको मिलेगी। देन सडनली ही हेल्ड मी एंड गेव मी अ वेरी अफेक्शनेट हग। और फिर वहां के कलाम कहते हैं कि बीजू पटनायक जी ने बहुत ही प्यार भरे तरीके से मुझे हक किया, गले लगाया। एंड उन्होंने कहा डिमांडिंग टोन में कि कलाम, यू हैव टू गिव मी अ प्रॉमिस एंड अश्योरेंस टू द नेशन, द डे इंडिया मेक इट्स ऑन ICBM, आई शैल बी स्ट्रॉन्गर एज एन इंडियन। कि कलाम, तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस देना होगा और साथ ही पूरे देश को अश्योरेंस दिलाना होगा कि जिस दिन हमारे पास हमारा खुद का ICBM होगा, हम एक स्ट्रॉन्गर, या फिर मैं जो है एक स्ट्रॉन्गर भारतीय होगा। एंड देयर वॉज साइलेंस। और वहां पर शांति छा गई। आई हैड टू रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। और कलाम कहते हैं कि मुझे जल्दी ही उनके इस रिक्वेस्ट या फिर प्रॉमिस का रिस्पॉन्ड देना था। बिजू पटनायक was a man with tremendous personality and deeply impressive as a leader too, one whose love for the nation transcended politics। बिजू पटनायक जी जो थे, एक
बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी थे, बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति थे एंड बहुत ही बोलना चाहिए इम्प्रेसिव लीडर, ठीक है? बहुत ही शानदार वो नेतृत्वकर्ता भी थे, लीडर भी थे और उनका जो देश के प्रति प्यार था वो किसी भी पॉलिटिक्स से बढ़कर था, राजनीति से बढ़कर बढ़कर था। और यही जो शब्द है, मतलब जो बीजू पटनायक जी का प्यार है देश से और देशभक्ति से, उन्हीं के लिए ये जो टाइटल यूज किया गया यहाँ पर, पेट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजियन। So I looked straight into his eyes and said, "Sir, we will work for your mission. I will discuss your thought in Delhi." कलाम जी कहते हैं कि मैंने उनकी आंखों में देखकर कहा कि सर, हम आपके मिशन के लिए काम कर रहे हैं और ये सारी चीजें और जो भी मेरे विचार है इससे रिलेटेड मैं आपसे दिल्ली में डिस्कस करूंगा। Some 40 years ago, the daredevil Biju Patnaik piloted his Kalinga Airways plan into Jakarta to find Indonesian President Sukarno in the first plus of fatherhood. यहाँ पर बताया जा रहा है कि बीजू पटनायक जी के बारे में बताया जा रहा है कि सम 40 ईयर्स एगो, मतलब कुछ 40 साल पहले बीजू पटनायक जी जो है अपने कलिंगा एयरवेज का प्लेन लेकर जकार्ता गए इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकर्नो से मिलने के लिए। और सुकर्नो जी जो है वो नए नए अभी फादर बने थे। Sukarno's wife had delivered a baby and the family was searching for a name for the newborn girl when Bijuda called on them. और जब बीजू पटनायक जी सुकर्नो से मिलने गए इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट से, तो उनकी वाइफ या उनको एक जस्ट बेबी हुई थी और सुकर्नो जी और उनकी वाइफ उस बेबी के नाम को रखने के लिए खोज रहे थे, नाम खोज रहे थे। और वहीं पर हमारे बीजू पटनायक जी पहुंचते हैं। सुकर्नो explained the problem on hand to the visitor from India. Biju Patnaik cast his mind back to the clouds that had greeted the baby's arrival and suggested the Sanskrit equivalent for them. बीजू पटनायक जी जब वहां पहुंचे तो सुकर्नो जी ने अपनी प्रॉब्लम बताया कि हमें नाम सर्च करना है अपनी बेटी के लिए। और बीजू पटनायक जी ने देखा जैसे कि क्लाउड्स गैदर हो रहे थे वहां पर और बेसिकली जो बादल बच्ची से मिलने आ रहे थे ऐसा बोला जा रहा है। तो बीजू पटनायक जी ने एक नाम सजेस्ट किया इसी कंडीशन से मिलता जुलता। सुकर्नो's daughter was promptly christened Meghavati and thus the daughter of the leader of world's largest Muslim nation got a Hindu name। और सुकर्नो जी ने जैसे ही उस नाम को सुना, उन्होंने बहुत ही जल्दी प्रॉम्प्टली मेघावती नाम अपने डॉटर का रख दिया। और ये ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी वर्ल्ड वर्ल्ड की लार्जेस्ट मुस्लिम नेशन, ठीक है, मतलब विश्व का ऐसा देश जहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहां पर उसके प्रेसिडेंट की बेटी का नाम एक हिंदू नाम पड़ा, हिंदू नाम मेघावती, जो कि संस्कृत से लिया गया। For great men, religion is way of making friends. Some people make religion a fighting tool. जो महान लोग होते हैं उनके लिए जो धर्म होता है वो फ्रेंड्स बनाने का एक जरिया होता है, पर छोटे लोगों के लिए, छोटी सोच के लोगों के लिए धर्म जो है ये लड़ाई का एक मुद्दा बन जाता है, एक लड़ाई का हथियार होता है। So many years later, after several political upheavals, Meghavati Sukarnoputri would become the first vice president and then the president of India। और कई साल बाद, बहुत सारे राजनीतिक उतार चढ़ाव के बाद भी, जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो की पुत्री मेघावती बाद में इंडोनेशिया की फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बनती हैं और साथ में उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया भी बनती हैं। Lament, my friend, at the passing away of generation of politicians with a voice, vision and reach that went far beyond our borders। और ये जो चीज थी वो किसी भी जनरेशन की पॉलिटिक्स के लिए और उनकी जो वॉइस है, विजन है एंड रीच है, इन सब से हमारे बॉर्डर से बिल्कुल हटकर थी। Lament at our state-sponsored and abnormal and paranoid fixation with a particular country। और मुझे इस चीज का दुख होता है, ठीक है, मुझे इस भी चीज का दुख होता है। यहाँ पर कवि ऑथर जो हमारे
एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि ये जो जनरेशन पहले से पॉलिटिकल की आई है ना, वॉइस को, विजन को और रीच को लेकर जिन्होंने बॉर्डर्स बना दिए, है ना, लिमिटेशंस ला दिए, धर्म के बेसिस पे लड़ाइयाँ ला दी। तो मुझे इस बात का दुःख होता है और मुझे इस बात का भी दुःख होता है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड abnormal and paranoid fixation with a particular country that has blinded us and the rest of the world, including the third world, which we used to hate not so long ago, and weep softly at what we have reduced ourselves to the committee of nations. For a large country with a billion people, a country with a thriving industry, and a large pool of scientific talent, a country, moreover, that is a nuclear power. और यहाँ पर एक देश के बारे में बात की जा रही है जिसमें बिलियन पीपल है, मतलब करोड़ों लोग हैं। अ कंट्री विद अ थ्रिविंग इंडस्ट्री, जहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, साथ ही लार्ज पूल ऑफ साइंटिफिक टैलेंट, और बहुत सारा साइंटिफिक टैलेंट, वैज्ञानिक दिमाग भरा पड़ा हुआ है हमारे देश में। एंड मोर ओवर दैट इज अ न्यूक्लियर पावर, इंडिया डज नॉट काउंट फॉर एज मच एज इट शुड। और साथ ही में हम न्यूक्लियर पावर भी है, फिर भी इंडिया को एज जितनी रिस्पेक्ट या फिर कंसिडरेशन मिलना चाहिए उतना हमें नहीं मिलता है। सो इन टर्म्स ऑफ आवर इन्फ्लुएंस इन वर्ल्ड्स अफेयर्स, प्रोबेबली नो अदर कंट्री इज सो फार एज बिलो इट्स पोटेंशियल एज वी आर। और अगर हमारा वर्ल्ड के अफेयर्स में, मतलब वर्ल्ड में जो भी चीजें चलती है उसमें हमारा इन्फ्लुएंस देखे तो हमारे पास पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, बट हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। So after Pokhran second, the West speaks about India and the Pakistan in the same breath. जैसे ही पोखरन सेकेंड का टेस्ट हुआ, वैसे ही जो पश्चिमी देश है, यूरोपीय देश है, वो इंडिया एंड पाकिस्तान के बारे में सेम चीजें बोलने लगे। सो इट इज नॉट इन आवर नेशनल इंटरेस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट टू द वर्ल्ड दैट वी थिंक ऑफ अ वर्ल्ड बियॉन्ड पाकिस्तान, दैट वी आर अ qualitatively better, more mature and secular country with a greater commitment to the value of democracy and freedom. So ये बट ये हमें ये समझाने की जरूरत नहीं है, बोला जा रहा है वर्ल्ड को, कि हमें ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि हम पाकिस्तान से क्वालिटेटिव रूप में कितने बेटर है, उनसे कितने ज्यादा मैच्योर है, और हम एक सेक्युलर कंट्री है। साथ में हमारे में एक ग्रेटर कमिटमेंट है जिसमें हम डेमोक्रेसी और हमारी फ्रीडम की, लोकतंत्र और साथ में स्वतंत्रता की वैल्यू करते हैं। तो हमें ये किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई भी देश हमारा कितना भी क्रिटिसिज्म कर ले। सो ड्यूरिंग मार्च 2002 आई वाज टीचिंग अबाउट 200 final years students of engineering at Anna University. I gave a series of 10 lectures on technology and its dimensions. On the final day, the interaction, there was a discussion on dual use technologies. One of the student raised a question. अब यहाँ पर कलाम जी कहते हैं कि मैं 2002 में 200 फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, कहाँ पर, अन्ना यूनिवर्सिटी में, और वहां पर मैंने 10 लेक्चर्स का एक सीरीज दिया, मतलब एक सीरीज में 10 लेक्चर्स दिए जो कि टेक्नोलॉजी एंड इसके डायमेंशन से रिलेटेड चीजें थी। और फाइनल डे में इंट्रोडक्शन के दौरान जब हम डिस्कस कर रहे थे ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी पे, उसमें से एक स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा, सर आई हैव रिसेंटली कम अक्रॉस डॉक्टर अमर सेन स्टेटमेंट दैट द न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कंडक्टेड इन May 1998 बाय इंडिया वाज इल कन्विंस्ड। और उसने एक क्वेश्चन पूछा उस बच्चे ने कि सर मैंने अभी रिसेंटली एक डॉक्टर अमर सेन जी का एक स्टेटमेंट पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर टेस्ट जो हुआ था इंडिया में 1998 में, वो एक बुरा कृत्य था, बेसिकली वो नहीं होना चाहिए था। सो डॉक्टर अमित सेन इज ग्रेट इकोनॉमिस्ट एंड नोबल लॉरेट हु इज मच रिस्पेक्टेड फॉर हिज ideas on development. A comment from such a personality cannot be ignored. What is your view on his comments? तो उस बच्चे ने पूछा कि जो डॉक्टर अमर सेन है वो बहुत ही महान अर्थशास्त्री है, साथ में एक विद्वान है, तो उनके द्वारा अगर ऐसा, और बहुत से व्यू उन्होंने दिए हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड, सो अगर एक कमेंट उनके द्वारा ऐसी आती है तो इस महान पर्सनालिटी की कमेंट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो इस पर कलाम जी आप क्या सोचते हैं, ये बच्चे का क्वेश्चन था।
सो कलाम जी ने कहा, आई एक्नॉलेज द ग्रेटनेस ऑफ डॉक्टर अमर सेन इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एंड एडमायर हिज सजेशन सच एज द थ्रस्ट शुड बी गिवन टू प्राइमरी एजुकेशन। आई सेड, कलाम जी कहते हैं कि मैं डॉक्टर अमर सेन जी की जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पकड़ है, बेसिकली जो उनकी महानता है, जो नॉलेज है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, मैं उसकी इज्जत करता हूँ, मैं उससे जानता हूँ। बट और साथ ही मैं उनके सजेशन को भी एडमायर करता हूँ कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो सभी को मिलना चाहिए। बट एट द सेम टाइम इट सीम्स टू मी दैट डॉक्टर सेन लुक्ड एट इंडिया फ्रॉम अ वेस्टर्न पर्सपेक्टिव। बट सेम साइड मुझे ये भी लगता है कि जो अमर सेन जी है वो इंडिया को वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। मतलब वो इंडिया को पश्चिमी देशों की निगाहों से देखते हैं, विदेश जो हम बोलते हैं यूरोपीय देश, उनकी निगाहों से देखते हैं। इन हिज व्यू इंडिया शुड हैव अ फ्रेंडली रिलेशनशिप with all the countries to enhance its economic prosperity. I agree, but we must also bear in the mind India's experience in the past. कलाम जी कहते हैं कि अमर सेन जी का जो व्यू है, जो है कि हमें दूसरे देशों के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप रखने हैं ताकि हमारी इकोनॉमी अच्छी हो पाए, हम उनसे बिजनेस कर पाए। ठीक है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ, बट हमें इंडिया के पास्ट को नहीं भूलना चाहिए। पंडित नेहरू स्पीक इन द यूनाइटेड नेशन अगेंस्ट न्यूक्लियर proliferation and advocate zero nuclear weapons in all the countries. We know the result. कलाम जी कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यूएनओ की मीटिंग में न्यूक्लियर प्रोलिफेरेशन के बारे में के अगेंस्ट में कहा। बेसिकली उन्होंने कहा कि जीरो न्यूक्लियर वेपन्स होने चाहिए, किसी भी देश के पास जो है परमाणु वेपन्स नहीं होने चाहिए। बट इसका रिजल्ट हम जानते हैं कि क्या हुआ हमारे साथ। One should note that there are more than 10,000 nuclear warheads on American soil, another 10,000 nuclear warheads on the Russian soil, and there are a number of them in UK, China, France, Pakistan, and some other countries. और हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लगभग 10,000 परमाणु हथियार अमेरिका के पास है, 10,000 से ज्यादा रसिया के पास है, और साथ ही यूके, चाइना, फ्रांस और पाकिस्तान, इन सभी के पास बहुत सारे परमाणु हथियार है। एंड द स्टार्ट सेकेंड and the recent agreements between the US and Russia only talk about reducing the number of nuclear warheads to 2,000 each, and even these agreements are limping. और जो रसिया और यूएसए का जो एग्रीमेंट हुआ उसमें इन्होंने बात की कि हम 2000 परमाणु वेपन्स को कम कर देंगे, बट भी ये जो एग्रीमेंट है वो लिमिटेड है, उतने ज्यादा दृढ़ नहीं है। ठीक है, ये कभी भी अपनी बातों को बदल सकते हैं। सो नो बडी टेक्स द रिडक्शन ऑफ द वॉरहेड्स इन द सीरियस टर्म। कोई भी परमाणु हथियारों के को में कमी नहीं करना चाहता सीरियसली। एंड देयर शुड बी अ मूवमेंट बाय दोज हु आर अगेंस्ट द मे 1998 टेस्ट इन अमेरिका एंड रसिया और अदर वेस्टर्न कंट्रीज टू अचीव जीरो न्यूक्लियर वेपन स्टेटस। और साथ ही तो ये जो कदम है बोला जा रहा है वो किसके द्वारा उठाना चाहिए, जो कि हमारे जो 1998 में टेस्ट हुआ उसके विरुद्ध में न्यूक्लियर टेस्ट के। एंड इट इज एसेंशियल टू रिमेंबर दैट टू ऑफ आवर नेबरिंग कंट्रीज आर आर्म्ड विथ न्यूक्लियर वेपन्स एंड मिसाइल्स। कैन इंडिया बी द साइलेंट स्पेक्टेटर? और हमें ये भी बात को ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो दो पड़ोसी देश है, चाइना एंड पाकिस्तान, उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, तो क्या इंडिया के पास नहीं होना चाहिए और इंडिया को सिर्फ उन्हें खड़े होकर साइलेंटली देखते रहना चाहिए? So India has been invaded in the last 3,000 years by the succession of conquerors, including British, French, Dutch, Portuguese, and either to enlarge their territory or to spread a religion or to steal the wealth of our country. अब बोला जा रहा है कि इंडिया जो है यहाँ पर पिछले 3,000 सालों से अलग अलग लोगों ने आकर राज किया, जो कि हमला किया, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, पुर्तगाली, और इन लोगों ने क्या किया, अपनी रियासतों को बढ़ाने का काम किया, साथ ही अपना रिलीजियन और मतलब अपना धर्म भी फैलाया, साथ में हमारे देश की संपत्ति भी लूटकर अपनी कंट्री ले गए। सो व्हाई इट इज इंडिया नेवर इन्वेडेड अदर कंट्रीज? तो इंडिया ने कभी भी किसी दूसरी कंट्रीज पर कब्जा करने की कोशिश क्यों नहीं की, आक्रमण क्यों नहीं किए? विद अ फ्यू एक्सेप्शंस इन द तमिल किंगडम्स, कुछ तमिल किंगडम्स को छोड़कर। सो इट इज बिकॉज आवर किंग्स वर नॉट ब्रेव इनफ। क्या ये इसलिए था कि हमारे जो राजा महाराजा थे
वो उतने ज्यादा बहादुर नहीं थे कि वो दूसरे देशों पर आक्रमण न कर पाए। द ट्रूथ इज इंडियन वर टॉलरेंट एंड नेवर अंडरस्टूड द ट्रू implication of being ruled by others for the generation। और क्यों, बट इसका कारण जो है, सच्चाई जो है कि इंडियंस वर टॉलरेंस, इंडिया में जो है सहिष्णुता है, वो किसी भी चीज को सह लेते हैं। नेवर अंडरस्टूड द ट्रू इम्प्लीकेशन ऑफ बीइंग रूल्ड, और वो कभी भी चीजों को, ये इन चीजों को नहीं समझ पाए हैं कि जब दूसरों के द्वारा राज किया जाता है हम पर, ठीक है। नेवर अंडरस्टैंड द ट्रू इम्प्लीकेशन ऑफ बीइंग रूल्ड बाय द अदर्स फॉर जनरेशन, तो वो इन चीजों को नहीं समझ पाए। But after the long independence struggle, we got our freedom and the country got united and has physical boundaries. Is it possible to remain with economic prosperity as the only goal? But कई सालों बाद, कई लंबे संघर्ष के बाद हमें स्वतंत्रता मिली है, हमारी एक फिजिकल बाउंड्री, हमारा मैप तैयार हुआ है, तो सिर्फ उसी अर्थशास्त्रिक गोल, मतलब अर्थव्यवस्था से रिलेटेड हम लक्ष्य रख ले तो क्या ये सफिशियंट होगा? सो द ओनली वे टू शो द स्ट्रेंथ एंड ऑफ द कंट्री इज माइट टू डिफेंड इट। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि ओनली वे टू शो द स्ट्रेंथ ऑफ कंट्री, मतलब किसी कंट्री को अपनी अगर स्ट्रेंथ, ताकत दिखानी है, तो वो ताकत हम दिखा पाएंगे कि हमारी डिफेंड करने की शक्ति कितनी है। स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ एंड नॉट वीकनेसेस, क्योंकि जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथफुल लोगों की ही, या स्ट्रेंथफुल कंट्रीज की ही इज्जत करेगी, ना कि वीकनेस लोगों की, या फिर वीक लोगों की, या वीक कंट्री की। सो स्ट्रेंथ मीन्स मिलिट्री माइट एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, और स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि हमारी मिलिट्री भी पावरफुल रहे और साथ में हमारी इकोनॉमी भी मजबूत रहे। एंड द डिसीजंस एंड द पॉलिसीज of the United Nations Security Council are dictated by the countries who possess nuclear weapons। और यहाँ तक कि हम ये भी देखते हैं कि यूएनओ में जो बैठे हैं लोग, और वहां के जो सिक्योरिटी काउंसिल के डिसीजन होते हैं, वो भी कौन लोग लेते हैं? जिनके पास पावर है और जिनके पास परमाणु शक्ति है। सो हाउ इट इज इट वी डिड नॉट गेट अ सीट इन द सिक्योरिटी काउंसिल सो फॉर, बट नाउ अदर नेशंस आर रिकमेंडिंग दैट इंडिया इज टू मेड अ मेंबर। और हमें अभी तक कैसे सिक्योरिटी काउंसिल में एक भी सीट नहीं मिली, जबकि हमारे जो दूसरे देश है वो हमारा नाम रिकमेंड करते हैं कि हमें क्या बनाना चाहिए, सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनाना चाहिए। सो इन दिस रिगार्ड देयर इज अनदर इंसिडेंट आई वुड लाइक टू नरेट। माय फ्रेंड एडमिरल एल रामदास, who retired as the naval chief, told me that he and a group of people would hold a demonstration before parliament protesting against the nuclear test carried out in 1998। तो इसी से मिलते जुलते, या इसी किस्से में मुझे एक इंसिडेंट याद आता है, और जो मैं बताना चाहूंगा कि मेरे एक फ्रेंड थे एडमिरल एल रामदास, जो कि रिटायर्ड नेवी के ऑफिशियल रह चुके, नेवी चीफ रह चुके। उन्होंने कहा कि अ ग्रुप ऑफ पीपल वुड टोल्ड अ डेमोन्स्ट्रेशन बिफोर पार्लियामेंट, ठीक है। एक लोगों के झुंड ने, एक लोगों का झुंड जो है वो पार्लियामेंट के सामने डेमोन्स्ट्रेशन करता है और प्रोटेस्ट करता है अगेंस्ट द न्यूक्लियर टेस्ट कैरिड आउट इन मई 1998। किसके खिलाफ? जो हमारे न्यूक्लियर टेस्ट हमने किया था 1998 में, उसके खिलाफ पार्लियामेंट के सामने लोग उसके अपोजिट में प्रोटेस्ट करते हैं, विद्रोह करते हैं। So I deployed to my friend that he and his group should first demonstrate in the front of the White House and the uh, Kremlin against the large quantity of nuclear warhead and ICBMs there। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि मैंने अपने फ्रेंड्स को रिप्लाई किया कि सबसे पहले वो जो लोग जो कि पार्लियामेंट के सामने विद्रोह कर रहे हैं, उनको सबसे पहले कहां पर विद्रोह करना चाहिए? व्हाइट हाउस के सामने। व्हाइट हाउस मीन्स अमेरिका के प्रेसिडेंट का घर, जहां पर वो रहते हैं, या फिर उनके बैठने की जगह जो होती है, ऑफिस बोल सकते हैं आप। वो जो व्हाइट हाउस में रहते हैं, उनके सामने पहले जाके प्रोटेस्ट करें, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले परमाणु हथियार वगैरह बनाए हैं। और या फिर वहां नहीं कर पा रहे हैं, या उसके साथ साथ कहाँ करें? क्रेमलिन के सामने जाकर वो प्रोटेस्ट करें, जहां पर बहुत सारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और आईसीबीएम्स हैं। I call to my people to rise to it
to greatness and it is a call to all Indians to rise their greatness capabilities. मैं मेरे देश के देशवासियों को ग्रेटनेस तक के बढ़ने के लिए, ग्रेटनेस तक के उठने के लिए कहता हूं। और ये मेरा कॉल जो है इंडिया के हर व्यक्ति से है कि वो अपनी हायर कैपेबिलिटीज तक, अपनी हायर सबसे हाई क्षमताओं तक पहुंचे। व्हाट आर द फोर्सेस विच लेड टू द राइज और फॉल ऑफ नेशन? क्योंकि क्या ऐसे कौन से फोर्सेस है जो किसी देश को उठाते हैं या फिर गिराते हैं? एंड व्हाट आर द फैक्टर्स विच गो टू मेक अ नेशन स्ट्रॉन्ग? और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो किसी देश को मजबूत बनाती है? थ्री फैक्टर्स आर इनवेरिएबली फाउंड इन द स्ट्रॉन्ग नेशन। तीन जो चीजें हैं वो किसी एक ताकतवर नेशन में पाई जाती है। अ कलेक्टिव प्राइड इन इट्स अचीवमेंट्स, यूनिटी एंड एबिलिटी फॉर द कंबाइंड एक्शंस। पहला है कि लोगों को कलेक्टिव प्राइड रहे, मतलब सभी लोगों को गर्व रहे देश के अचीवमेंट्स पे, एकता पर, और जो हमने साथ में देश के लिए काम किए हैं उस पर गर्व रहे हमें। फॉर अ पीपल एंड अ नेशन टू राइज टू द हाईएस्ट दे मस्ट हैव द कॉमन मेमोरी ऑफ ग्रेट हीरोज एंड एक्सप्लोइट्स ऑफ ग्रेट एडवेंचर्स एंड ट्रिम्फ्स इन द पास्ट। अगर हमें नेशन को हाईएस्ट लेवल तक पहुंचाना है तो वहां के जो लोग हैं उनके माइंड में कॉमन मेमोरी होनी चाहिए ग्रेट हीरोज की और एक्सप्लोइट्स की। ठीक है, साथ ही ग्रेट एडवेंचर्स जो कि हमने पास्ट में चीजें संघर्ष की है और विजय प्राप्त की है, उन सभी चीजों की एक सिमिलर या फिर कॉमन मेमोरी सभी देशवासियों के माइंड में होनी चाहिए। इफ द ब्रिटिश रोज टू ग्रेट हाइट्स इट इज बिकॉज दे हैड अ ग्रेट हीरोज टू एडमायर। क्योंकि अगर ब्रिटिश लोग जो है वो इस ऊंचाई पे पहुंचे हैं, ठीक है, क्योंकि वो इस ऊंचाई पे इसलिए पहुंचे क्योंकि उनके पास कुछ हीरोज थे, ऐसे हीरोज थे जिनकी वो प्रशंसा कर सकते हैं, जैसे कि मेन लाइक नेल्सन लॉर्ड नेल्सन थे, ठीक है, से और द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। ये ऐसे महान ब्रिटिशर्स रहे जिनके सभी ब्रिटिशर्स लोग इज्जत करते हैं। सो जापान रिप्रेजेंट अ फाइन एग्जांपल ऑफ नेशनल प्राइड। साथ में जापान ने नेशनल प्राइड का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया है कि द जापानीज आर फाउंड ऑफ बीइंग प्राउड ऑफ बीइंग वन पीपल एंड हैविंग वन कल्चर एंड बिकॉज ऑफ दैट दे कुड ट्रांसफॉर्म अ humiliating मिलिट्री डिफीट इनटू अ ट्रम्फेट इकोनॉमिक विक्ट्री। और इनका जो है जापानीज का जो प्राउड है किस चीज का, कि एक पीपल होने का, एक संस्कृति होने का और सब लोग साथ में मिलकर रहने का। इसने एक उसकी ह्यूमिलिएटिंग मिलिट्री डिफीट को, मतलब वो जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हारा था बहुत ही बुरी तरीके से, उसको एक ट्रिम्फेट इकोनॉमिक विक्ट्री में बदल दिया। और उसमें हारने के बावजूद भी उन्होंने अपनी नेशन की शक्ति दिखाई, एकता की, नेशन नेशनल प्राइड की शक्ति दिखाई, और वो एक बहुत ही जबरदस्त अर्थ अर्थव्यवस्था लेकर उभरे। सो ऑल द नेशंस विच हैव राइजन टू ग्रेटनेस हैव बीन कैरेक्टराइज्ड बाय अ सेंस ऑफ मिशन। जितने भी नेशन ग्रेटनेस तक पहुंचे हैं सभी के पास एक मिशन था। द जेपनीज हैव इट इन लार्ज मेजर, बट जो जेपनीज लोग थे उनके पास ये लार्ज मेजर में उपलब्ध था। सो डू द जर्मन्स, और साथ ही जो जर्मन्स लोग थे उनके पास भी ये मिशन था। सो इन द कोर्स ऑफ 3 decades जर्मनी वॉज ट्वाइस ऑल बट destroyed and yet people's sense of destiny never diminished। सो यहाँ पर देखा जाए कि जर्मनी जो है लगभग 2 बार तक के पूरी तरीके से उसका विनाश हो चुका, फिर भी जो लोगों में डेस्टिनी का सेंस था वो कभी कम नहीं हुआ। सो फ्रॉम द एसेस ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इट हैज इमर्ज्ड एज अ नेशन इकोनॉमिकल पावरफुल एंड पॉलिटिकल असर्टिव। वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के हार के बाद बावजूद भी ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद एक बहुत ही अच्छी अर्थव्यवस्था, पावरफुल अर्थव्यवस्था और राजनीतिक तौर पर भी एक स्ट्रॉन्ग नेशन के रूप में उभरा। इफ जर्मनी कैन बी अ ग्रेट नेशन व्हाई कांट इंडिया? तो जब जर्मनी ने ऐसे परिणाम भोगने के बाद भी इतनी तरक्की की, इतने पावरफुल नेशन के रूप में उभरा, तो फिर इंडिया ऐसा क्यों नहीं कर सकता? Unfortunately for India, heroic forces have not given a common memory to all communities by the taking them back to their roots a millennium down the ages. Not enough efforts has been made in the last 50 years to foster that memory. क्योंकि इंडिया के लोगों के पास ऐसी कोई भी कॉमन मेमोरीज नहीं है हीरोज की जो कि बहुत लंबे समय से चलती आ रही हो, और ना ही इनफ एफर्ट्स किए गए, ना ही इनफ प्रयास किए गए हैं पिछले 50 सालों में
कि वो मेमोरी इंडिया के लोगों को दी जा सके। सो आई हैड द फॉर्चुनेट ऑफ लर्निंग मेनी ऑफ अवर रिलीजियस religions in the country from my childhood in high school and then onwards for nearly 70 years। और मैं बहुत ही ज्यादा फॉर्चुनेट रहा हूं पढ़ने में, सीखने में, कि मैंने कई रिलीजन के बारे में हमारे कंट्री में मेरे चाइल्डहुड में बहुत से रिलीजन के बारे में सीखा है। एंड इन हाई स्कूल, और हाई स्कूल के टाइम, देन ऑनवर्ड्स फॉर नियरली 70 ईयर्स। और हाई स्कूल के टाइम से अभी तक, जब मेरी एज लगभग 70 ईयर्स तक है, तब तक मैंने ये रिलीजन्स के बारे में सीखा है, जाना है। वन एस्पेक्ट आई रियलाइज दैट द सेंट्रल थीम ऑफ एनी रिलीजन इज स्पिरिचुअल वेलबींग। और एक चीज, जो एक पहलू मैंने हर रिलीजन में देखा है, कि सभी धर्मों का जो एक मेन आइडिया है वो है आध्यात्मिक तौर से अच्छा होना, या आध्यात्मिक तौर से किसी इंसान में अच्छाइयां लाना। सो इंडीड इट शुड बी अंडरस्टूड दैट द फाउंडेशन ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया हैज टू डिराइव फ्रॉम द स्पिरिचुअलिटी। तो जो सेक्युलरिज्म की जो भावना हम ला सकते हैं, वो कैसे आएगी हम में? वो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू आएगी, अध्यात्म के थ्रू आएगी। सो इन इट इज बिकॉज आवर सेंस ऑफ मिशन हैज वीकन्ड दैट वी हैव सीज्ड टू बी ट्रू टू अवर कल्चर एंड अवर सेल्फ। क्योंकि हमारा जो मिशन है, ठीक है, मतलब जो हमारे में एक सेंस होता है मिशन का, वो कैसा है? वीक है, वीकन पड़ चुका है। इसीलिए हम जो है हमारे ट्रू कल्चर और खुद पर रुके हुए हैं। और बेसिकली हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा सेंस ऑफ मिशन है ना, जो हमारे माइंड में क्लियर मिशन ना होने के कारण हम जो है रुके हुए हैं, ठीक है। वी हैव सीज्ड टू बी ट्रू, मतलब हम सही मायने में अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं, सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने कल्चर की। So if we come to look upon ourselves as a divided people with no pride in our past or no faith in future, what else can we look forward to expect frustration, disappointment and despair? अगर हम अपने लोगों पर, अपने हीरोज पर, पास्ट की चीजों पर प्राइड नहीं कर सकते, हमें अपने फ्यूचर पर फेथ नहीं है, भरोसा नहीं है, तो हमें फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट और निराशा के अलावा हमें क्या ही मिलेगा? सो इन इंडिया द कोर कल्चर गोज बियॉन्ड टाइम। इंडिया में कोर कल्चर जो हमारा जो मुख्य संस्कृति है, वो टाइम के परे चली जाती है ना, समय के परे है। सो इट प्रीसीड द अराइवल ऑफ इस्लाम, इट प्रीसीड द अराइवल ऑफ क्रिश्चियनिटी। क्योंकि भारतीय संस्कृति ने इस्लाम के अराइवल को देखा, साथ में क्रिश्चियनिटी के अराइवल को देखा। ये जो है, ये मुगल एम्पायर में हमने इस्लाम को देखा जब मुगलों ने हमारे पर आक्रमण किया, साथ में क्रिश्चियनिटी को हमने तब देखा जब हम ब्रिटेन के गुलाम हुए। सो द अर्ली क्रिश्चियंस लाइक द सीरियन क्रिश्चियंस ऑफ केरला हैव रिटेन्ड देयर इंडियननेस विथ एडमायरेबल डिटर्मिनेशन। और जो पहले के क्रिश्चियंस थे, ठीक है, जो इन्हें बोला जा रहा है सीरियन क्रिश्चियंस ऑफ केरला, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सीरियन क्रिश्चियंस किस स्टेट में थे इंडिया के? तो वो केरला में थे। तो उन्होंने अपने इंडियननेस को, मतलब भारतीयता को, बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ बचाए रखा, और ये बहुत ही ज्यादा प्रशंसनीय चीज है। आर दे लेस क्रिश्चियन बिकॉज देयर मैरिड women wear the मंगलसूत्र और देयर men folk wear the धोती इन द केरला स्टेट? तो क्या वे कम क्रिश्चियन थे क्योंकि उनकी महिलाएं जो है वो मंगलसूत्र पहनती थी, या फिर उनके जो गांव के लोग हैं वो धोती पहनते थे केरला स्टाइल में? सो केरला चीफ मिनिस्टर ए के एंटोनी इज नॉट हेरेटिक बिकॉज ही एंड हिज people are part of Kerala's culture. Being a Christian does not make him an alien. So केरला के जो चीफ मिनिस्टर थे ए के एंटोनी, वो इतने ज्यादा हेरेटिक नहीं थे, ओके, बिकॉज ही एंड हिज पीपल्स आर पार्ट ऑफ केरला कल्चर। तो वो क्रिश्चियन होने के बावजूद भी वो क्या थे? केरल के कल्चर से बिलोंग करते थे, केरल की संस्कृति उनमें बसी हुई थी। तो वो क्रिश्चियन होने के बावजूद भी क्या करते थे? उनकी महिलाएं मंगलसूत्र पहनती थी, और उनके जो गांव के आदमी लोग थे वो धोती पहनते थे। तो बीइंग अ क्रिश्चियन डज नॉट मेक हिम एन एलियन। तो ऐसा तो नहीं है कि वो क्रिश्चियन हो गए, क्रिश्चियन है और इस टाइप का आउटफिट से अटायर रख रहे हैं, तो वो एलियन कहलाएंगे। सो ऑन द कॉन्ट्ररी इट गिव्स एन एडेड डायमेंशन टू हिज इंडियननेस। बजाय एलियन कहलाने के, वो जो है, ये जो चीज थी वो उनकी भारतीयता को
एक अलग डायरेक्शन देती थी। सो ए आर रहमान मे बी मुस्लिम बट हिज वॉइस इकोस इन द सोल ऑफ ऑल इंडियंस। अगर हम ए आर रहमान की बात करें तो वो मुस्लिम हो सकते हैं, बट वो मुस्लिम है बट उनकी जो वॉइस है, जो उनकी आवाज में मधुरता है, वो हर एक इंडियन के दिलों को छूती है जब वो गाना गाते हैं वंदे मातरम। सो द ग्रेटेस्ट डांसर ऑफ अवर सेंस ऑफ यूनिटी एंड द सेंस ऑफ पर्पस, sorry, the greatest danger to our sense of unity and sense of purpose comes from those ideologists who seek to divide the people। तो जो सबसे बड़ा खतरा है हमारी एकता को और हमारे उद्देश्य को, वो है उन विचारधाराओं से या उन विचारधाराओं वाले व्यक्ति से जो कि लोगों को बांटने का के बारे में सोचते हैं। एंड द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बेस्टोस ऑन ऑल द सिटीजन टोटल इक्वलिटी अंडर इट्स प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला। बट जो हमारा भारतीय संविधान है वो प्रत्येक व्यक्ति को बराबर का अधिकार देता है, समानता का अधिकार देता है, समता का अधिकार देता है। सो व्हाट इज नाउ कॉज फॉर कंसर्न इन ट्रेंड टुवर्ड पुटिंग रिलीजियंस फ्रॉम ओवर रिलीजियस सेंटिमेंट्स। सो व्हाट इज नाउ कॉज फॉर कंसर्न, तो इस बारे में सोचने का क्या कारण है? इट्स अ ट्रेंड टुवर्ड्स पुटिंग रिलीजियस फॉर्म ओवर रिलीजियस सेंटिमेंट्स, कि रिलीजियस चीजों में हम फॉर्म लाते जाए, रिफॉर्म्स करते जाए और रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ही पीछे छोड़ दे। सो व्हाई कांट वी डेवलप अ कल्चरल नॉट रिलीजियन कॉन्टेक्स्ट फॉर आवर हेरिटेज दैट सर्व टू मेक इंडियंस ऑफ अस ऑल। तो हम एक हमारी कल्चर पर क्यों नहीं फोकस करते? ठीक है, हम बजाय धर्म के हम एक ऐसी संस्कृति पर फोकस करें जो हम सभी को इंडियन बनाए। So the time has come for us to stop differentiating. What we need today is a vision for a nation which can bring unity। तो ये जो हमारा हम जो डिफ्रेंशिएट करते हैं, लोगों के बीच में जो अंतर करते हैं, हमें उसको बंद करना होगा और साथ में हमें एक विजन की जरूरत है हमारे नेशन के लिए, जो कि हम लोगों के बीच में यूनिटी लेकर आ सके। सो इट इज व्हेन वी एक्सेप्ट इंडिया in all its splendid glory that with a shared past as a base we can look forward to a shared future of peace and prosperity। so इंडिया में जब हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे तो क्या होगा? विद शेयर पास्ट एज बेस, तो हमारा जो एक पास्ट होगा, है ना, जिसमें हमारे कुछ कॉमन हीरोज होंगे और कॉमन मेमोरीज होगी बेसिकली हीरोज की। सो वो हमारा बेस होगा फ्यूचर की शांति के लिए, और ये जो शांति में हम सभी की यूनिटी के साथ कंट्रीब्यूशन होगा और प्रॉस्पेरिटी ऑफ क्रिएशन एंड अबंडेंस, और साथ में ये फ्यूचर कैसा होगा? खुशहाली से भरा हुआ होगा। सो अवर पास्ट इज देयर विद अस फॉरएवर, तो हमारा पास्ट भी जो है वो हमारे साथ हमेशा बना रहेगा। सो इट हैज टू बी नर्चर्ड इन गुड फेथ, नॉट डिस्ट्रॉयड इन एक्सरसाइज ऑफ पॉलिटिकल अनअपमेंशिप। तो ये जो हमारा पास्ट है वो गुड, एक अच्छे विश्वास के साथ बढ़ना चाहिए, उसका पालन पोषण होना चाहिए हमारे पास्ट का एक अच्छे विश्वास के साथ, जो फ्यूचर में प्रॉस्पेरिटी लेकर आए, ना कि हमें अपने ये जो बुरी पॉलिटिकल चीजें होती है उसके थ्रू हमारे पास्ट को डिस्ट्रॉय करना है। द डेवलप्ड इंडिया विल नॉट बी अ नेशन ऑफ सिटीज, इट विल बी अ नेटवर्क ऑफ प्रॉस्पेरस विलेजेस empowered बाय टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन एंड ई कॉमर्स। तो जो हमारा विकसित भारत होगा वो कोई शहरों का देश नहीं होगा, ये जो होगा खुशहाल विलेजेस, मतलब जो एकदम खुशहाल या विकसित गांवों का समूह होगा, जहां पर क्या होगा? टेलीमेडिसिन के क्षेत्र होंगे, टेली एजुकेशन होगा, साथ में ई कॉमर्स के क्षेत्र में बहुत ही विकसित होंगे हम। एंड द New India will emerge out of the combination of biotechnology, biosciences, and the agriculture sciences and industrial development। और जो न्यू इंडिया होगा ये किन चीजों का कॉम्बिनेशन होगा? बायोटेक्नोलॉजी, बायोसाइंसेस एंड एग्रीकल्चर साइंसेस एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, साथ में औद्योगिक विकास भी होगा। सो द पॉलिटिकल लीडर्स वुड बी वर्किंग विद द zeal born of the knowledge and that the nation is bigger than individual interest and the political parties। So
पॉलिटिकल लीडर्स को ये समझना होगा, उन्हें वर्क करना होगा एक उत्साह के साथ। हम नॉलेज को सॉरी हाँ, मतलब पॉलिटिकल लोगों में या पॉलिटिकल लीडर्स में इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि जो हमारा नेशन जो है, हमारा देश जो है, वो किसी भी एक व्यक्ति के इंटरेस्ट से बहुत बड़ा है। ठीक है, तो हमें किसी देश के इंटरेस्ट या फिर देश को महान बनाने में, विकसित बनाने में काम करना है, ना कि पॉलिटिशियंस के किसी पार्टीज के एजेंडा को लेकर, ना ही किसी इंडिविजुअल पॉलिटिशियन के इंटरेस्ट को लेकर। सो पॉलिटिक पॉलिटिकल लीडर्स को ये समझना होगा कि देश जो है हमारी पॉलिटिक्स से बड़ा है। सो दिस एटीट्यूड विल बी लीड टू मिनिमाइज द रूरल urban divide as progress takes place in the countryside and urbanities move to rural area areas to absorb the best of what nature can give in the form of product and wealth। और फिर ये में एटीट्यूड आना चाहिए कि रूरल मतलब गांव का और जो शहरी का जो हम बांटते हैं, बेसिकली गांव में देश को बांट के रख दिया जाता है गांवों में और शहरों में। तो ये जो हमारा बांटने का नजरिया है और जो हम भेदभाव करते हैं, तो ये धीरे धीरे खत्म होगा। और जो कंट्री साइड के मतलब गांव शहर के लोग जो है और ये जो अर्बन लोग जो है, वो कहाँ पर आएंगे, गांव के एरिया में आएंगे। और वो नेचर से वो सारी बेस्ट चीजें या फिर प्रोडक्ट्स या वेल्थ लेने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारे देश के डेवलपमेंट में सहायक बन सके। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द अर्जेंट टास्क बिफोर अवर लीडरशिप इज टू गेट ऑल द फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रक्टिव चेंज टुगेदर। और जो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है और जो कि बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है हमारे लीडरशिप और हमारे नेताओं के लिए, बेसिकली जो हमें लीड करते हैं, पूरे देश देश को जो लीड करते हैं उनके लिए, कि हमें एक कंस्ट्रक्टिव चेंज लाना पड़ेगा साथ मिलकर। एंड डिप्लॉय देम इन अ मिशन मोड। और ये जो चेंज लाएंगे, उनको हमें एक अपने मिशन के लिए समर्पित करना होगा, उसमें यूज करना होगा। सो इंडिया इज अ कंट्री ऑफ 1 बिलियन पीपल विथ न्यूमरस रिलीजियस एंड कम्युनिटीज। इंडिया जो है वो एक अरब लोगों का देश है। ये तो अब बढ़ गया है, ठीक है। सो इट ऑफर्स अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ आइडियोलॉजीज एंड बिसाइड इट्स जोग्राफिकल डाइवर्सिटी। तो इंडिया में ना सिर्फ भौगोलिक तौर पर बहुत सारी असमानताएं है या फिर डाइवर्सिटी है, बट जो हमारी सोच है, जो लोगों की आइडियोलॉजी है, जो सोच है, उनकी विचारधारा है, उसमें भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। ठीक है, कई लोग अलग अलग प्रकार से सोचते हैं। सो दिस इज आवर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। तो ये हमारी जो है, ये एक हमारी बहुत ही ग्रेट स्ट्रेंथ है, ताकत है। सो हाउएवर फ्रेगमेंटेड थिंकिंग, कंपार्टमेंटलाइज्ड प्लानिंग एंड आइसोलेटेड एफर्ट्स आर नॉट यील्डिंग रिजल्ट। यद्यपि बोला जा रहा है कि जो फ्रेगमेंटेड थिंकिंग है, ठीक है, जो लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं और जो अलग अलग सोच निकल कर आती है बेसिकली, और ये जो अलग अलग तरीके से प्लान बनते हैं और लोग आइसोलेटेड होकर मतलब अलग अलग अपने एफर्ट्स करने लगते हैं, यूनिटी में एफर्ट्स नहीं करते, तो ये जो है, ये अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करता है। बट द पीपल हैव टू कम टुगेदर टू क्रिएट अ हार्मोनियस इंडिया। बट ये जो सारे डाइवर्स लोग है, डाइवर्स थिंकिंग है, इन सभी को एक मिलकर साथ आना होगा और इंडिया में एक मधुरता से संबंध रहकर, ठीक है, मतलब इन सभी को साथ आकर इंडिया के डेवलपमेंट में अच्छे से काम करना है। सो द सेकेंड विजन ऑफ द नेशन विल ब्रिंग अबाउट द रेनेसेंस टू द नेशन एंड द टास्क ऑफ कास्टिंग अ स्ट्रॉन्ग इंडिया इज इन द हैंड्स ऑफ विजनरी पॉलिटिकल लीडरशिप। तो ये जो सेकेंड विजन होगा, इंडिया को क्या करने का होगा, इंडिया में एक रेनेसेंस लाने का, मतलब पुनर्जागरण, लोगों को इंस्पायर करने का, उनकी सोच को विकसित करने का ये समय होगा। और जो स्ट्रॉन्ग इंडिया बनाने का जो टास्क है, वो किसके हाथों में होगा, हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप, जो हमारे देश के राजनीतिज्ञ हैं, उनके हाथों में हमारे देश को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम होगा। सो आई होप ये जो ऐसे है यहाँ पर खत्म होता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। और अब हम बढ़ेंगे इसके एमसीक्यूज की ओर। पहला एमसीक्यू है, द विंग्स ऑफ फायर हैज बीन रिटन बाय। जो विंग्स ऑफ फायर है वो किसके द्वारा लिखी गई है बुक, रविन्द्रनाथ टैगोर, एपीजे अब्दुल कलाम, अबुल कलाम आजाद या विवेकानंद।
ये जो है एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है और ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ब्लैंक इज नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? ऑप्शन एपीजे अब्दुल कलाम, होमी जहांगीर बाबा, श्री जी माधवन नायर या फिर डॉक्टर विक्रम साराभाई। आंसर आपका हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम वॉज बॉर्न, इनका जन्म कब हुआ था कलाम जी का? आंसर है आपका सी, 15 अक्टूबर 1931। ये आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। कलाम वॉज पर्टिकुलरली अटैच टू, कलाम जो है उनको पर्टिकुलरली किस चीज से वो अटैच थे? ब्यूटी ऑफ चंडीपुर, द ब्यूटी ऑफ ओशियन, द ब्यूटी ऑफ सनराइज या ब्यूटी ऑफ सनसेट। द ब्यूटी ऑफ सनराइज, ठीक है। जब भी सूर्योदय होता था तो वो उनकी आदत थी कि मॉर्निंग में वो 5 किलोमीटर चलते ही थे और बर्ड्स के सॉन्ग को सुनते थे और सूर्य के उदय को होते देखते थे। एपीजे अब्दुल कलाम वॉज, एपीजे अब्दुल कलाम क्या थे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार या फिर एम्बेसडर्स ऑफ इजिप्ट। तो ये आंसर आपका द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और ये भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे। एपीजे अब्दुल कलाम सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम, इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में कब से कब तक कार्य किया? 2002 से 2007, 1995 से 2000, 2010 से 2015 या फिर 1990 से 1995। आंसर आपका ए, 2002 से 2007 तक इन्होंने एज अ प्रेसिडेंट काम किया। सो एपीजे अब्दुल कलाम वॉज बॉर्न इन, इनका जन्म कहाँ हुआ था? रामेश्वरम, अमृतसर, पटना या फिर बनारस। आंसर आपका रामेश्वरम, जो कि तमिलनाडु स्टेट में है। कलाम का पूरा नाम क्या है? अबुल फकीर जैनुलब्दीन कलाम, अब्दुल कादिर कलाम, अबुल कलाम आजाद या फिर अबुल कलाम गुलाम। आंसर आपका ए, अबुल फकीर जैनुलब्दीन कलाम। व्हाट वाज द नेम ऑफ कलाम फादर, कलाम के फादर का क्या नाम है? अबुल फकीर जैनुलब्दीन या फिर अबुल। आंसर आपका जैनुलब्दीन। कलाम फादर वाज, कलाम के जो पिताजी थे अब्दुल कलाम के, वो क्या थे? अ बोट ऑनर, एन इंजीनियर, अ फार्मर या फिर अ डॉक्टर। आंसर आपका अ बोट ऑनर, इनके पिताजी एक नाव के मालिक थे। व्हाट वाज द नेम ऑफ कलाम्स मदर, कलाम की मदर का क्या नाम था? खाला, बेनजीर, सिम्मी या असियम्मा। तो इनकी मदर का नाम था असियम्मा। कलाम्स मदर वाज, और इनकी मदर क्या थी? हाउसवाइफ, इंजीनियर, फार्मर या फिर डॉक्टर। आंसर है हाउसवाइफ। कलाम अर्न्ड अ डिग्री इन, कलाम जी को डिग्री मिली थी किस क्षेत्र में? कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आंसर आपका एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। कलाम अर्न्ड अ डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, अब ये इनको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री कहाँ से मिली? कानपुर आईआईटी, एनआईटी रुड़की, सॉरी एनआईटी राउरकेला, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर आईआईटी दिल्ली। आंसर आपका मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इनको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री मिली। इन 1958 कलाम ज्वाइंट, 1958 में कलाम ने क्या ज्वाइन किया? नासा, डीएलआर, डीआरडीओ या फिर इसरो। आंसर आपका डीआरडीओ, 1998 में कलाम ने डीआरडीओ ज्वाइन किया। इन 1969 कलाम ज्वाइंट, 1969 में क्या ज्वाइन किया? नासा, डीएलआर, डीआरडीओ या फिर इसरो। आपका आंसर है इसरो। डॉक्टर कलाम की डेथ हुई कार्डिक अरेस्ट से कब? 26 जुलाई 2016, 25 जुलाई 2014, 28 जुलाई 2016 या फिर 27 जुलाई 2015। आंसर आपका डी, 27 जुलाई 2015 को इनकी कार्डिक अरेस्ट से डेथ हुई, जब ये कहां पर लेक्चर दे रहे थे? आईआईएम शिलोंग में। डॉक्टर कलाम प्लेड अ पाइवटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ हिच मिसाइल, किस मिसाइल के डेवलपमेंट में रोल ने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट, सॉरी, किस मिसाइल के डेवलपमेंट के रोल में डॉक्टर कलाम ने इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई? ब्रह्मोस, अग्नि, ट्रीडेंट सेकेंड या फिर बुलाया। ये आंसर है आपका अग्नि मिसाइल। विच प्रेस्टिजियस अवार्ड डिड एपीजे अब्दुल कलाम रिसीव्ड इन 1997? हाँ, 1997 में इनको कौन सा अवार्ड मिला? नोबेल प्राइज ऑफ पीस, भारत रत्न, ग्रेमी अवार्ड,
या फिर पुलित्जर प्राइज। तो ये जो भारत रत्न है इनको 1997 में मिला। डॉक्टर कलाम ऑटोबायोग्राफी टाइटल, डॉक्टर कलाम की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है, आत्मकथा का नाम? विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, माई जर्नी या विजन 2020? आंसर है आपका विंग्स ऑफ फायर, जो कि कब पब्लिश हुआ याद रखना है, ईयर 1999 में। बीजू पटनायक नेम दी डॉटर ऑफ सुकर्णो एज, जो उड़ीसा के सीएम थे बीजू पटनायक जी, वो जब इंडोनेशिया गए थे और वहां के जो प्रेसिडेंट से मिले सुकर्णो से, तो उनकी बेटी का उन्होंने क्या नाम सजेस्ट किया? सुकर्णो पुत्री, मायावती, मायापुत्री या फिर मेघावती? आंसर आपका डी, मेघावती। वेयर डिड कलाम डाई, कलाम जी की डेथ कहाँ हुई? शिलोंग में, नागपुर में, अलीगढ़ में, पटना में? आंसर है शिलोंग में। शिलोंग के आईआईएम में, आईआईएम मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में जब वो लेक्चर दे रहे थे तब उनकी डेथ हुई। पेट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन इज, जो हमने अभी पढ़ा, पेट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, ये क्या है? ऐसे है, स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी या फिर पोएम है? ये है आपका एक ऐसे। पेट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन इज अ चैप्टर फ्रॉम कलाम्स बुक। तो ये जो हम ऐसे पढ़े वो कलाम की किस बुक का चैप्टर है? विंग्स ऑफ फायर का है, इग्नाइटेड माइंड्स का है, माई जर्नी का है या फिर विजन 2020? तो आंसर है इग्नाइटेड माइंड्स। तो कलाम ने जो इग्नाइटेड माइंड्स बुक लिखी है वहीं से एक चैप्टर लिया गया है, पेट्रियोटिक बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। डॉक्टर कलाम बिलीव द पेट्रियोटिज्म शुड बी बियॉन्ड, डॉक्टर कलाम के अनुसार पेट्रियोटिज्म किससे परे होना चाहिए? पॉलिटिक्स से, रिलीजियन से? पॉलिटिक्स और रिलीजन दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? आंसर आपका सी, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन दोनों से। जो अबुल कलाम जी की टीम थी वो व्हीलर आइलैंड को क्यों पाना चाहती थी? फॉर द मिसाइल इम्पैक्ट टेस्ट, फॉर द मिसाइल लॉन्च टेस्ट, फॉर द मिसाइल स्पीड टेस्ट, फॉर द मिसाइल मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म? आंसर आपका ए, फॉर द मिसाइल इम्पैक्ट टेस्ट, कि मिसाइल का क्या इम्पैक्ट होता है जब उसको लॉन्च किया जाता है। व्हाट वाज द एक्सपेक्टेशन ऑफ बीजू पटनायक फ्रॉम कलाम, जो ओडिशा के बीजू पटनायक थे सीएम वहां के, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन थी कलाम से? बीजू पटनायक वांटेड पृथ्वी मिसाइल फॉर इंडिया, क्या वो पृथ्वी मिसाइल चाहते थे इंडिया के लिए, या फिर अग्नि मिसाइल चाहते थे इंडिया के लिए, आईसीबीएम चाहते थे इंडिया के लिए, या फिर ब्रह्मोस मिसाइल चाहते थे इंडिया के लिए? आंसर है सी, बीजू पटनायक वांटेड आईसीबीएम फॉर इंडिया। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुकर्नो इनवाइटेड बीजू पटनायक, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुकर्नो ने बीजू पटनायक को इनवाइट किया था टू क्रिस्टियन हिज बेबी डॉटर, टू द बर्थडे ऑफ हिज बेबी डॉटर, टू द बर्थडे ऑफ हिज वाइफ, टू हिज बर्थडे? आंसर है पहला, टू चीज, टू क्रिश्चियन हिज बेबी डॉटर, बेसिकली जो उनका आ, नाम देने वाला समारोह था उसके लिए बुलाया गया था। ब्लैंक सेड दैट द पोखरन सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट वॉज इल कन्विंस्ड, मतलब किसने कहा है कि जो पोखरन सेकेंड का न्यूक्लियर टेस्ट था वो इल कन्विंस्ड था? अ स्टूडेंट ऑफ अन्ना यूनिवर्सिटी, या फिर अमर सेन ने कहा है, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा? आंसर आपका अमर सेन ने कहा, जो कि एक इकोनॉमिस्ट है। आईटीआर, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, स्टेब्लिश्ड इन, ये कब स्टेब्लिश्ड हुआ? 1979, 1989, 1969 या 1999? आंसर आपका 1989 बी। द वर्ल्ड चंडीपुर इज एसोसिएट, ये वर्ड है। द वर्ल्ड चंडीपुर इज एसोसिएटेड विथ गॉडेस सरस्वती, गॉडेस चंडी, गॉडेस दुर्गा या बी एंड सी? आंसर आपका हो जाएगा गॉडेस चंडी या फिर गॉडेस दुर्गा, दोनों, बोथ बी एंड सी आपका आंसर हो जाएगा। कलाम emphasized द सिग्निफिकेंस ऑफ यूनाइटिंग पीपल बेस्ड ऑन, कलाम ने किस बेस पर लोगों को जोड़ने का महत्व बताया है? कल्चरल डाइवर्सिटी पर, मतलब सांस्कृतिक जो भिन्नता होती है उस पर, सोशो इकोनॉमिकल पोजीशन पे, पॉलिटिकल एफिलिएशन पर, या फिर रिलीजियस डॉक्ट्रिन पर? आंसर आपका कल्चरल डाइवर्सिटी पर, सांस्कृतिक विभिन्नताओं पर। व्हाट शुड बी ड्राइविंग स्ट्रेंथ बिहाइंड पेट्रियोटिज्म बियॉन्ड अकॉर्डिंग टू कलाम, मतलब किसी देशभक्ति के पीछे एक कौन सी स्ट्रेंथ होनी चाहिए? ट्रू लव,
फॉर वंस कंट्री, लॉयल्टी टू पॉलिटिकल पार्टी, बिल्कुल नहीं। अधीरेंस टू अ स्पेसिफिक रिलीजन, किसी एक रिलीजन के प्रति झुकाव, नहीं। इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ट्रू लव फॉर वंस कंट्री मतलब खुद के देश से सच्चा प्यार होना चाहिए, वही आपकी देशभक्ति है। इन कलाम्स व्यू व्हाट शुड बी द कॉमन ऑब्जेक्शन ऑफ ऑल सिटीजन, कॉमन ऑब्जेक्शन क्या होना चाहिए सभी सिटीजन्स का? अचीविंग इकोनॉमिकल ग्रोथ, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए सभी सिटीजन्स का, मतलब एक सभी लोगों का क्या एक उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है, पूरे देश के लोगों का, देशवासियों का, कि इकोनॉमिक ग्रोथ पानी है हमको, या फिर रिलीजियस सुपरमेसी बनना है, धार्मिक तौर पे बहुत ही सुप्रीम बनना है, या फिर हमको पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, राजनीतिक विचारधाराओं को फैलाना है, या फिर नेशन बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट, या फिर सभी का उद्देश्य ये रहे कि देश को विकसित करें हम और उसका विकास करें। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी। अकॉर्डिंग टू कलाम, हाउ कैन पेट्रियोटिज्म कंट्रीब्यूट टू नेशनल डेवलपमेंट, कैसे देशभक्ति राष्ट्र के विकास में सहयोग देती है? बाय प्रमोटिंग रिलीजियस टॉलरेंस, कि ये रिलीजियस टॉलरेंस को बढ़ाकर, या फिर यूनिटी और हार्मनी को बढ़ाकर, यूनिटी और हार्मनी मतलब एकता और मधुरता, ठीक है, पॉलिटिकल चीजों को बढ़ाकर, या फिर इकोनॉमिकल गेन्स या अर्थव्यवस्था को मजबूत करके। तो आंसर हो जाएगा आपका बाय फॉस्टरिंग यूनिटी एंड हार्मनी, हम एकता और मधुरता का संबंध बनाकर सभी देशवासियों के बीच में मिलकर हम नेशनल डेवलपमेंट में अपना सहयोग दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कलाम, इंग्लैंड would rise to great height because ए, इट हैड इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, क्योंकि इंग्लैंड ने टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया। इट वॉज प्राउड ऑफ इट्स नेशन हीरो, क्योंकि इंग्लैंड के लोगों को उनके राष्ट्रीय हीरोज के ऊपर प्राउड था, गर्व था। इट हैज सर्वाइव्ड इट्स पार्ट, इसने अपने पार्ट को बचाए रखा। इट हैज रिफॉर्म्ड इटसेल्फ, या इसने खुद पर सुधार किया। आंसर है इट वॉज प्राउड ऑफ इट्स नेशनल हीरोज, क्योंकि इंडिया के लोगों को कॉमन प्राउड था अपने नेशनल हीरोज पर। अकॉर्डिंग टू कलाम, जापान कुड राइज टू ग्रेटनेस बिकॉज, कलाम के अनुसार जापान एक महानता तक पहुंचा, क्यों? इट लेग्ड इन रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि वो सॉरी इट लेग्ड इन रिस्पॉन्स, क्योंकि वो रिस्पॉन्स में कमी था, क्योंकि उनके रिस्पॉन्स में कमी थी। इट वॉज मिलिट्री स्ट्रांग, क्योंकि जापान जो था मिलिट्री तौर पे बहुत स्ट्रांग था। इट वॉज प्राउड ऑफ यूनिटी इन कल्चर, क्योंकि जापान के लोगों को इसकी एक एकता और संस्कृति पर प्राउड था, गर्व था। इट वॉज प्राउड ऑफ इट्स टेक्नोलॉजी, या फिर जापान के लोगों की इसकी टेक्नोलॉजी पर गर्व था। आंसर है आपका जापान के लोगों को इनकी एकता और संस्कृति पर गर्व था। व्हाट इज द कार्डिनल स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू कलाम, कलाम के अनुसार इंडिया की क्या स्ट्रेंथ है? इट्स रिच कल्चर, इसका एक विकसित संस्कृति। इट्स रिलीजन, इसका धर्म। इट्स इंडियननेस, या फिर इट्स पॉलिटिक्स। इट्स इंडियननेस, जो हमारा भारतीय वे ऑफ लाइफ है, ये इसकी विशेषता है। अ स्पेशल वर्क इन विच अ नंबर ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व इन कॉल इज कॉल्ड, एक ऐसा काम जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं एक उस काम को करने के लिए, वो कहलाता है एडवेंचर, मिशन, टास्क, या एक्सप्लोरेशन। आंसर है आपका बी, मिशन। अकॉर्डिंग टू कलाम, all nations which have risen to greatness have been characterized by, ऐसे सभी देश जो कि ग्रेटनेस तक पहुंचे हैं उन सभी में क्या विशेषताएं थी? अ सेंस ऑफ मिशन, अ सेंस ऑफ प्राइड, अ सेंस ऑफ एडवेंचर, या फिर अ सेंस ऑफ फियर। आंसर है आपका अ सेंस ऑफ मिशन, सभी का एक क्लियर मिशन था फ्यूचर के लिए। अकॉर्डिंग टू कलाम, अनफॉर्चुनेटली फॉर इंडिया हिस्टोरिक फोर्सेस हैव नॉट गिवन अप, कलाम के अनुसार इंडिया के लिए क्या ऐसा दुर्भाग्यशाली चीजें थी जो हमें हिस्टोरिक फोर्सेस से नहीं मिली? कॉमन मेमोरी, कॉमन पॉलिटिक्स, कॉमन थिंकिंग, या फिर कॉमन कलर। आंसर आपका कॉमन मेमोरीज। ठीक है, जो ग्रेट हीरोज की हमें कॉमन मेमोरीज है, जिसके कारण मतलब ग्रेट हीरोज की कॉमन मेमोरीज के कारण ब्रिटेन जो है वो तरक्की कर पाया, वो इंडिया को नहीं मिली। अकॉर्डिंग टू कलाम, द पीपल हैव टू कम टुगेदर टू क्रिएट, कलाम जी के अनुसार लोगों को साथ पर मिलकर काम करना होगा एक ब्यूटीफुल इंडिया बनाने, अट्रैक्टिव इंडिया बनाने, फिल्थी इंडिया बनाने, या फिर हार्मोनियस इंडिया बनाने। आंसर आपका डी, एक हार्मोनियस इंडिया बनाने जहां पर सभी के बीच में मधुरता वाले संबंध हो। अकॉर्डिंग टू कलाम, द टास्क ऑफ कास्टिंग अ स्ट्रॉन्ग इंडिया इज इन हैंड्स ऑफ विजनरी, कलाम के अनुसार ये जो लास्ट लाइन देखे थे हमने इससे कि वो ये है कि जो
टास्क ऑफ कास्टिंग ए स्ट्रॉन्ग इंडिया, कि इंडिया को एज अ स्ट्रॉन्ग रूप से दिखाना वर्ल्ड में, वो किसके हाथों में? रिलीजियस लीडरशिप, हमारी धार्मिक लीडरशिप के, पॉलिटिकल लीडरशिप, या फिर अर्थव्यवस्था की आर्थिक लीडरशिप, या फिर सामाजिक लीडरशिप? आंसर आपका पॉलिटिकल लीडरशिप, राजनीतिक नेतृत्व। आई कॉल टू माई पीपल टू राइज टू ग्रेटनेस इन द लाइन फ्रॉम, ये जो लाइन है आई कॉल टू पीपल टू राइज टू ग्रेटनेस, ये किस वर्क से ली गई है? अ लेटर टू गॉड, गॉड सीज द ट्रूथ बट वेट्स, पेट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, या फिर बेंगल सेलेस? आंसर आपका सी, जो हमने अभी ऐसे पढ़ा, पेट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, ये उस ऐसे की लाइन। इट इज कॉल टू ऑल इंडियन टू राइज टू देयर हाइएस्ट कैपेबिलिटीज, इस लाइन ऑफ, इट इज अ कॉल टू इंडियन टू राइज टू देयर हाईएस्ट कैपेबिलिटीज। ठीक है, तो इसमें ऑथर क्या बोल रहे हैं कि सभी इंडियंस को क्या करना है? अपनी हाईएस्ट क्षमताओं को विकसित करना है। तो ये किस ऐसे की लाइन है, या फिर ये ऐसे या ये लाइन किस ऑथर के द्वारा कही गई है? राजेंद्र प्रसाद, प्रणब मुखर्जी, एपीजे अब्दुल कलाम, बीबी गिरी? आंसर आपका एपीजे अब्दुल कलाम। और कौन से ऐसे में? पेट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन में ये लाइन उनके द्वारा कही गई है। अकॉर्डिंग टू कलाम, इन इंडिया द कोर कल्चर गोज बियॉन्ड, इंडिया के कलाम के अनुसार कोर कल्चर है, जो एक संस्कृति है भारत की, वो किसके बियॉन्ड चली गई? टाइम के, टेंस के, स्पेस के, या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर आपके टाइम के। ठीक है, तो जो इससे रिलेटेड वर्क में बताया गया था कि हम पर आकर, मतलब मुगलों को हमने सहा, ठीक है, उसके बाद ब्रिटेन से लोग आए, डच आए, पोर्टुगीज आए, तो इन सब की संस्कृति हमारे से होकर गुजरी है। ठीक है, in patriotism beyond politics and religion, Kalam mentions that the nation is bigger than. पेट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, इसमें कलाम ने ये कहा है कि जो हमारा देश है वो किन चीजों से बढ़कर है? इंडिविजुअल इंटरेस्ट से, किसी के व्यक्तिगत इंटरेस्ट से, पॉलिटिकल पार्टी से, या किसी राजनीतिक पार्टियों से बढ़कर है, या इंडिविजुअल इंटरेस्ट और पॉलिटिकल पार्टी दोनों से ही बढ़कर है हमारा देश, या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल बिना डाउट के आपका आंसर हो जाएगा सी, इंडिविजुअल इंटरेस्ट और पॉलिटिकल पार्टीज, इन दोनों से ही बढ़कर हमारा देश है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, एंड दिस विल हेल्प फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू, बाय बाय।